ज्ञान में संदेह होने लग गया और फिर एक दूसरे के साथ जो हमारी मारकाट प्रारंभ हुई, तो स्वाभाविक रूप से उन आक्रांताओं को तो मौका मिलता ही जो भारत की परंपरा को, इस पुरातन परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए पहले से बैठे हुए थे। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी। मार्च 2017 में हम लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बैठकें हमारी शुरू हुई। बैठकों को क्रम आगे बढ़ा। मुझे मेरे संज्ञान में इस बात को लाया गया कि 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी है और ये जनवरी महीने में लगेगा। तब तक मई 2017 संपन्न हो चुकी थी, हम जून माह में प्रवेश कर चुके थे। यानी हमारे पास कुंभ के आयोजन के लिए 1.5 वर्ष का समय है। कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने उनसे कहा मैं मार्गदर्शन ले लें, हमारी धारणा क्या है और क्या कुंभ को हम एक दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये जो धारणा दुनिया की है, इस धारणा को कैसे आप बदल सकते हैं। दुनिया के तमाम लेखकों के कुंभ के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा था, इसको हम लोगों ने मंगवाया, देखा। जो कुछ भी उपलब्ध था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उसको देखने का प्रयास किया। तो मैंने देखा दोनों दुनिया के ज्यादातर लोग कुंभ के बारे में क्या धारणा, उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को कम, कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, सामाजिक भेदभाव का और न जाने किन किन नए नए शब्दावलियों का उपयोग करते हुए उन्होंने कुंभ के बारे में लिखा था। यानी एक प्रकार से अगर कोई उस पुस्तक को, उन साहित्यों को देखेगा तो उसको एक प्रकार से उससे ये भाव होगा कि बेकार का आयोजन होगा। उससे अलग हटकर के हमें एक नई पहचान बनानी थी और उस पहचान को लेकर के हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। जो कार्मिक लगाए गए थे उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि जो लोग कहते हैं कुंभ गंदगी का पर्याय है, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। पिछले उससे पहले के उदाहरण भी हमारे सामने थे। वहां पर पुलिस के बिहेवियर को लेकर को मताधिकार वहां के देश ने बहुत बाद में दिया, महिलाओं को बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने जब अपना पहला चुनाव 1952 में किया तो उस देश के हर नागरिक को एक समान मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी दी, जो लोकतंत्र की एक ताकत बनी थी, जो लोकतंत्र की एक ताकत बनी थी और आज भी ताकत बनी हुई है। इंग्लैंड में बाद में मिला महिलाओं को यह अधिकार, लेकिन भारत ने 1952 में ही अधिकार अपने देश की आधी ताकत, आधी शक्ति को भी दे दिया। ये किसके कारण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि भारत के संविधान के शिल्पी वही है। और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हमने 26 जनवरी 2025 को देश के संविधान के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया। परंपरा जो बोल रही है, यहां की परंपरागत गुरुओं की परंपरा जो बोल रही है, जब वो बोल रही है तो उसको हमने महत्व देने का प्रयास कभी नहीं किया। और परिणाम क्या रहा
कि हम हर एक क्षेत्र में पिछड़ते रहे। जब भी हम स्व की अनुभूति करते हैं तो स्व की अनुभूति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है, और वह स्व की अनुभूति ही है ये हमारी विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी स्व की अनुभूति देश के कोटि कोटि मानवों के मन में पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया था, और उन्हीं के अभियान की परिणति है कि आज देश के अंदर सरकारें अपने स्तर पर उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती हैं जो कार्यक्रम आज देश के कोटि कोटि नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। कोई सोचता है पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, 10 वर्ष पहले यही भारत था जो पहचान के लिए मोहताज था, अविश्वास का सा वातावरण था, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं रह गया था, नौजवानों के सामने पहचान का संकट होता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान रोजगार के लिए प्लान करने के लिए मजबूर होता था, की अनुभूति कर रहा है। एक पक्ष सामाजिक पक्ष का था, दूसरा पक्ष सांस्कृतिक पक्ष का था। भारत के हर क्षेत्र से आए हुए संतों, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा वहां पर आयोजनों का होना, दूसरा पक्ष इसका भी था। तीसरा उसका मानवीय पक्ष भी था। महाकुंभ में जो भी आया कोई भूखों नहीं रहा, जहां गया वहां उसके लिए खाने उपलब्ध, भोजन उपलब्ध था, कोई भेदभाव नहीं था। एक ही पंगत में बैठ, एक ही लंगर में सारे लोग बैठ करके भोजन लेते थे। वे लोग भौचक थे, जो लोग पहले इसके बारे में लिखते थे उनसे हम कहते थे भाई बताओ ना कहां भेदभाव है, क्या ये भेदभाव है? वे भी कहते थे नहीं साहब, जिसने पिछली बार लिखा गलत लिखा। गंदगी के बारे में हमने कहा भी इतना बड़ा आयोजन यहां पे हो रहा है, इतने लोग स्नान कर रहे हैं, आपके पास किसी भी जल को मापने के 3 मापक होंगे, 3 पैमाने होंगे। आप जल के बीओडी लेवल को देख रहे होंगे, आप डीओ लेवल को देखेंगे, जल में अन्य पैमाने को लेकर के भी जो भी आपको कार्य करना है इन सब को मापेंगे। और मैंने कहा देखो ये भारत की ताकत है कि आप गंगा जल को और संगम में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है, जब भी आप उसको मापेंगे तो वह फीकल कोलिफॉर्म हो, बीओडी हो या डीओ हो, जो भी आपके साइंटिफिक पैमाने होंगे उनमें वह उससे भी बेहतर रिजल्ट दे रहे होंगे। और कोई भी पैमाना कहीं से भी आप सैंपल लेंगे वह रिजल्ट आपको वहां पे प्राप्त होंगे। अब आश्चर्य करेंगे, जो भी वहां लेता था, अलग अलग टीमें आती थी, अलग अलग तरीके से सैंपल लेती थी, नापती थी, तो ये सारे परिणाम उनको दिखते थे कि वास्तव में ये सब गजब का वो है। यानी ये चीजें थी और यही हुआ है हमारे साथ, भारतीय संस्कृति के साथ यही हुआ। हमने कभी उसको महत्व देने का प्रयास किया ही नहीं, कभी नहीं किया। और परिणाम क्या था हमारे बारे में? जिसने जो बोल दिया, अगर वो विदेशी लेखा गए तो हमने मान लिया कि वो सब कुछ है। हमारी ऋषि परंपरा ने जो दिया हमने उसको नहीं माना। जब ज्योतिबा फुले शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं हमने